अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस अध्याय को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछली कक्षा में बात की थी पॉलिटिकल कॉजेज की, जहां पर हम लोग बात शुरू किए थे कॉजेज ऑफ द रिवॉल्ट की, यानी कि इंडियन म्यूटिनी, सेपेरो म्यूटिनी या फिर रिवॉल्ट ऑफ 1857 या फिर कहें तो फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के वो कौन कौन से कारण थे, जिसमें हम लोगों ने राजनीतिक कारणों की बात कर ली थी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सबसे पहले आर्थिक कारण की, इकोनॉमिक कॉज की। उससे पहले आप लोग यह चित्र देख लें पृष्ठ संख्या 54 पर नाना साहब का। नाना साहब की बात हम लोग आगे करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग इस अध्याय को आगे बढ़ाते हैं। इस कक्षा की शुरुआत करते हैं इकोनॉमिक कॉजेज के साथ, जो सामने आप लोग को स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से पृष्ठ संख्या 54 पर दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं द इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 में, और वो कौन कौन से आर्थिक कारण थे। तो सबसे पहला है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के आने के बाद भारतीय जो हस्तकरघा यानी कि हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट यानी कि हस्तशिल्प, हस्तकला यानी कि हैंड आर्ट, और अलग अलग जो टेक्सटाइल यानी कि वस्त्र उद्योग से जुड़े हुए अलग अलग जो चीजें थी, वो सारी चीजें जो है वो बर्बाद होती चली गई, जिसके कारण से भारतीय वेबर यानी कि चाहे वो बुनकर हो, चाहे वो सिलाई करने वाले हो, बुनाई और सिलाई करने वाले हो, चाहे वो अलग अलग लोग हों, इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए वो लोग बेरोजगार हो गए। और उन्होंने इस बेरोजगारी के खिलाफ, इस असंतोष के खिलाफ युद्ध किए, या फिर कहें तो विद्रोह के मन से जब वो आगे बढ़ रहे थे, तो उन्हें इंडियन म्यूटिनी या फिर कहे तो बाकी सारे लोगों का जो इस विद्रोह को आगे बढ़ाना चाह रहे थे या फिर इस विद्रोह को बड़े स्तर पर करना चाह रहे थे, उन लोगों का समर्थन मिला। यानी कि यह एक इकोनॉमिक कॉज, यह एक आर्थिक कारण बना भारतीयों का, जो कि भारतीयों को अंग्रेजों के खिलाफ खड़े करने के लिए कारगर साबित हुआ। अगला पृष्ठ संख्या 55 पर हम लोग आ चुके हैं। कॉमर्शियल पॉलिसी हो अंग्रेजों का, यानी कि वाणिज्यिक नीति हो अंग्रेजों का भारतीयों के खिलाफ या भारतीयों के अहित में, या फिर बहुत सारी चीजें हम लोग देख सकते हैं एग्रीकल्चर का, या फिर कृषक और कृषि से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसी चीजें थी जो हम लोगों ने पिछले कक्षाओं के माध्यम से और पिछले अध्यायों के माध्यम से देखा है कि कैसे अंग्रेजों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता था भारतीय लोगों को। यहां तक कि अगर उनके यहां काम ना किया जाए, अगर उसको मना कर दिया जाए, तो अंगूठा तक काट देने वाली प्रथा उन लोगों ने शुरू कर दी थी, जो भारतीयों को भारत में ही प्रताड़ित कर रहा था। और ये सारी चीजें जो है ये इंडियन म्यूटिनी का, यानी कि भारत के सबसे बड़े विद्रोह का एक जड़ बना, एक कारण बना। चाहे वो हैवी टैक्स की बात हो, चाहे वो अलग अलग चीजों के आधार पर टैक्स कलेक्शन यानी कि जो कर लेने की जो व्यवस्था थी, चाहे तुम्हारे यहाँ प्रोडक्शन हो जमीन पर या न हो, तुम्हें इतना पैसा देना होगा लैंड रेवेन्यू के तौर पर, तुम्हें ये करना होगा, नहीं तो तुम्हारा जमीन छीन लिया जाएगा। ये सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा झकझोर गई भारतीय लोगों को। आगे हम लोग बात करते हैं सोशल कॉज की। तो सामाजिक कारण कौन कौन से बने, तो यहां पर एक कारण हम लोग को ऐसा भी देखने को मिलता है सामाजिक कारण के तौर पर, जो एक तरीके से अच्छा था, लेकिन यह भी भारतीयों को बुरा लगा। चाहे अगर हम लोग बात करें सती की, चाहे हम लोग बात करें सती प्रथा की, चाहे हम लोग बात करें चाइल्ड मैरिज की, यानी कि बाल विवाह हो या फिर सती प्रथा वाला जो कुरीति था, इसको अंग्रेजों ने या फिर विलियम बेंटिंक ने खत्म किया या फिर इसको समाप्त करवाया। लेकिन भारतीयों को लगा कि ये सारी चीजें जो है ये हमारे धर्म के साथ, हमारे मान्यता के साथ, हमारे कस्टम और बिलीफ के साथ इन लोगों का खिलवाड़ है। तो इन लोगों ने इसके खिलाफ भी, यानी कि सती प्रथा को रोकने और चाइल्ड मैरिज को रोकने के खिलाफ भी इन्होंने विद्रोह कर दिया। हालांकि ये चीजें नहीं करनी थी। बाद में तो सती प्रथा और चाइल्ड मैरिज को बैन कर ही दिया गया। हालांकि उस समय जब पहली बार अंग्रेजों के द्वारा, ईसाइयों के द्वारा इस हिंदू प्रथा को बैन की गई थी, तो हिंदुओं के अंदर ये सारी चीजें, जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू थे उनके अंदर, जो कट्टरवादी या फिर रूढ़िवादी हिंदू थे उनके अंदर बहुत ज्यादा असंतोष फैल गया। सोशल डिस्क्रिमिनेशन भारतीयों का, यानी कि भेदभाव जो होता था, ट्रेन के कंपार्टमेंट में न बैठने दिया जाए या फिर बहुत सारे ऐसे जगह पर प्रवेश वर्जित कर दिया जाता था, तो वो सारी चीजें भी भारतीयों में एक असंतोष फैला गया अंग्रेजों के खिलाफ।
और एडुकेटेड इंडियन जो पढ़े लिखे शिक्षित भारतीय थे उन लोगों का भी पदोन्नति नहीं होता था, बड़े पद पर उन लोगों को आगे नहीं बढ़ाया जाता था, क्योंकि अंग्रेजों को लगता था कि ये लोग तो हमारे सेवक हैं और हम लोग अगर न होते तो ये लोग आगे इतना भी न बढ़ पाते। ये सारी चीजें थी जो भारतीयों के अंदर असंतोष करता चला गया, असंतोष फैलाता चला गया। धार्मिक कारण की बात करें तो यहाँ पर हम लोग यह देख सकते हैं कि कैसे एक ईसाई वाला यानी कि ईसाई धर्म वाला जो अंग्रेज था यानी कि ब्रिटिश शासन जो था, ब्रिटिश शासक जो था, वो कैसे भारत के हिंदू और मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी वाले क्षेत्र के लोगों को अपने धर्म में बदलने के लिए प्रलोभन दे रहा था, जिससे भारतीय मुसलमान और हिंदू जो हैं वो दुखी हुए और इन लोगों को लगा कि नहीं, ये सारी चीजें जो हैं हमारे को खराब करने के लिए, हमारे धर्म को खराब करने के लिए है, जिसके कारण से इन लोगों ने इसका विरोध किया। हालांकि ये सारी चीजें मुगलों के समय में हुआ था, जब हिंदुओं का, उस समय तो ईसाई नहीं आया था भारत में, जब हिंदुओं का धार्मिक परिवर्तन, धर्म परिवर्तन हो रहा था मुसलमान में, इस्लाम में, उस समय मुसलमानों ने इसका खुलकर विरोध नहीं किया था। थोड़े बहुत जो किए सो किए, लेकिन बड़े स्तर पर इसका विरोध नहीं हुआ। और ये जब उनके साथ यानी कि मुसलमानों के साथ जब ईसाइयों के द्वारा हुआ तो उन लोगों को बुरा लग गया। तो ये सारी चीजें जो है ये मौका परस्ती की बात है, अवसरवादिता की बात है, लेकिन हाँ, ये सारी चीजें जो है वो गलत थी, जो एक तरीके से धार्मिक परिवर्तन हो रहा था, जिसके कारण से लोग जो है वो परेशान हुए और अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए। और चाहे बात करें वेस्टर्न एजुकेशन की, तो जो पश्चिमी शिक्षा थी, जो अंग्रेजों की जो शिक्षा थी, जो ईसाइयत शिक्षा थी, वो भी इन लोगों को लगा कि ये सारी चीजों से हमारा जो गुरुकुल और हमारा जो पारंपरिक शिक्षा है, हमारा जो हिंदू शिक्षा है, हमारा जो इस्लामिक शिक्षा है, वो सारा चीज जो प्रभावित होगा। इन सारे चीजों का ईसाईकरण हो रहा है और हमारे लोगों को ईसाई में, ईसाइयत में बदलने का एक आसान तरीका इन लोगों के द्वारा शिक्षा के माध्यम से अपनाया जा रहा है। तो इसके कारण से भी लोगों ने अंग्रेजों का विद्रोह किया और सेपोय म्यूटिनी का समर्थन किया। आगे हम लोग बात करेंगे मिलिट्री कॉजेज की। वो कौन कौन से मिलिट्री यानी कि सैन्य कारण थे जो सेपोय म्यूटिनी को जन्म दे गए। तो यहां पर वही लिखा हुआ है कि द रिवॉल्ट ऑफ 1857 हैज आल्सो बीन टर्न्ड इनटू द सेपोय म्यूटिनी बाय द ब्रिटिश। ये जो 1857 का जो विद्रोह है, ये सेपोय म्यूटिनी के तौर पर भी देखा जाता है, जाना जाता है, जो कि अंग्रेजों के द्वारा या फिर कहें तो ब्रिटिश के जो सेपोय जो सिपाही थे वहां पर ये सारी चीजें जन्म ली थी। इंडियन सोल्डर और सेपोय, भारतीय सैनिक या सिपाही, सेपोय जिसे कहते हैं, फॉर्म द बल्क ऑफ द कंपनी आर्मी इन इंडिया। ये लोग भारत में अंग्रेजों के आर्मी कंपनी के सैन्य बल में बहुत बड़े स्तर पर इन लोगों की सहभागिता थी। एज दे वर अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, दे टू सफर्ड द consequences ऑफ द ऑपरेसिव ब्रिटिश रूल। जैसा कि ये लोग भारतीय समाज के हिस्सा थे, ये लोग भी अंग्रेजों के शासन से, अंग्रेजों के शासक वाली प्रवृत्ति से बहुत ज्यादा दुखी थे। द एनेक्सेशन ऑफ अवध एंगर्ड देम ग्रेटली। जो अवध का जो एनेक्सेशन हुआ यानी कि अवध को जो कब्जे में लेने की बात हुई अंग्रेजों के द्वारा, ये चीजें जो हैं ये बहुत ज्यादा प्रभावित कर गया, या फिर ये कहें तो ये बहुत ज्यादा झकझोर गया भारतीय सिपाहियों को, क्योंकि अधिकांश सिपाही उसी क्षेत्र के थे। और हम लोगों ने देखा है पहले की कक्षा में कि कैसे अवध का नवाब जो है वो अंग्रेजों का हितकारी हुआ करता था। They were also influenced by the fear that their religion was under threat। और इन लोगों को ऐसा भी लगा और इन लोगों को ऐसा भी बताया गया कि तुम्हारा धर्म जो हिंदू और मुसलमान जो हो, तुम्हारे धर्म को भी समाप्त कर दिया जाएगा इन अंग्रेजों के द्वारा, इन ईसाइयों के द्वारा। और ऐसा हम लोगों ने गाय और सुअर के चर्बी की बात करके करी है पहले। लिखा हुआ बिसाइड दे हैड देयर ओन ग्रीवेंसेस। और भी कुछ कारण है। पहला है द सेपोय वेयर पेड मच लेस देन द ब्रिटिश सोल्जर। जो अंग्रेजी सेना में जो अंग्रेज सैन्य कर्मी थे उनकी तुलना में भारतीय सिपाही को बहुत कम पैसा दिया जाता था। दे वेयर ऑल्सो ट्रीटेड अनफेयरली बाय द ब्रिटिश ऑफिसर। ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा भी इनके साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता था। पृष्ठ संख्या 55 से आ चुके हैं 56 पर। दूसरा कारण है ऑल हाई पोस्ट इन द आर्मी वेयर रिजर्व फॉर द ब्रिटिश। जो बड़े बड़े पद थे वो भी अंग्रेजों को ही दिए जाते थे, भारतीयों को नहीं दिए जाते थे। हेंस द स्कोप ऑफ प्रमोशन फॉर द सेपोय वाज वेरी लिमिटेड। इसलिए प्रमोशन, पदोन्नति का जो उम्मीद था भारतीय सिपाहियों के
अंदर, वो भी बहुत कम था। नो इंडियन कुड राइज हायर देन अ सूबेदार, सूबेदार से ज्यादा ऊंचे पद पर कोई भारतीय जा नहीं सकता था। द सेपोय वे आर नॉट अलाउड टू वियर कास्ट एंड रिलीजियस मार्क, जो सिपाही थे वो अपना धार्मिक यानी कि हिंदू और मुसलमान वाला कोई चिन्ह नहीं पहन सकते हैं। आगे, एन एक्ट वाज passed that required the new recruits to travel overseas if needed, एक ऐसी कानून अंग्रेजों के द्वारा लाई गई जिसमें यह भी कहा गया कि तुम भारतीय जो हमारे सेना बल में काम करोगे नए नए, वो तुम्हें बाहर भी भेजा जा सकता है। द हिंदू सेपोय रिजेंटेड दिस एज दे बिलीव दैट ट्रेवल अक्रॉस द सी लेड टू द लॉस ऑफ कास्ट, जो हिंदू सिपाही थे वो इन सब चीजों का विद्रोह किए क्योंकि उनको लगा कि अगर बाहर जाएंगे तो उनका जाति और उनका धर्म जो है वो खत्म हो जाएगा। द फॉरेन सर्विस अलाउंस ऑफ भत्ता विच द सेपोय गॉट व्हेन दे वर सेंट टू फाइट आउटसाइड द कंट्री वाज डिसकंटिन्यूड, और जो भत्ता जो दिया जाता था, जो सर्विस अलाउंसेस दिया जाता था भारतीय सिपाहियों को जब वो बाहर जाते थे, विदेश जाते थे, उन सारी चीजों को भी बंद कर दिया गया और ये सारी चीजें खोल गया दरवाजा अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैन्य बल के विद्रोह का और जन्म दे गया एक बहुत बड़ा इंडियन म्यूटिनी को। अब हम लोग बात करेंगे इमीडिएट कॉज, कुछ ऐसे कारण जो अचानक बने 1857 में जब विद्रोह शुरू होने वाला था, जो 1857 को जन्म दे गया, यानी कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 को जन्म दे गया। हम लोगों ने देखा कॉजेज ऑफ द रिवॉल्ट में पॉलिटिकल कारण हम लोगों ने देख लिए, हम लोगों ने इकोनॉमिक कॉज की बात कर ली, सोशल कॉज की बात करते हुए, रिलीजियस कॉज को देखते हुए हम लोगों ने मिलिट्री कॉज की बात कर ली। अब हम लोग इमीडिएट कॉज की बात करेंगे, उन कुछ कारणों की बात करेंगे जो अचानक में बना था। लेकिन इस कारण को बात करने के लिए, इस कारण को समझने के लिए आप लोगों को आना होगा अगली कक्षा में, क्योंकि इस कक्षा को मैं यहीं पर देने जा रहा हूं विराम। मिलेंगे अगली कक्षा में इमीडिएट कॉज के साथ। उसके बाद बात करेंगे मंगल पांडे की, जो यहाँ पर चित्र में दिख रहे हैं। स्प्रेड ऑफ द रिवॉल्ट की बात होगी, मेन सेंटर ऑफ द रिवॉल्ट की बात होगी, रानी लक्ष्मीबाई की भी बात हम लोग इस अध्याय में करेंगे, तांतिया टोपे की भी बात करेंगे, बहादुर शाह जफर द्वितीय की भी बात होगी, लखनऊ रेसिडेंसी की भी बात होगी, और भी बहुत सारी बातें अभी हम लोग को इस अध्याय में करना है। तो मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा में।